एनवायरमेंटल साइंस और आर्कियोलॉजी के सभी स्टूडेंट्स, इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम एक ऐसी जर्नी पर निकलने वाले हैं जो अमेज़न बेसिन के बारे में हमारी समझ को पूरी तरह बदल देगी। हम डिटेल में देखेंगे कि कैसे लाइडार और ईडीएनए जैसी एडवांस टेक्नोलॉजीज सदियों पुराने रहस्यों से पर्दा उठा रही हैं। तो इस एक्सप्लेनर का एजेंडा कुछ इस तरह रहेगा। पहले द हिस्टोरिकल बेसलाइन, फिर लाइडार एंड द बिल्ट एनवायरनमेंट, डेटिंग द डिस्कवरीज, एंथ्रोपोजेनिक इकोलॉजी, ईडीएनए एंड हिडन बायोडाइवर्सिटी और आखिर में अ न्यू पैराडाइम। चलिए शुरू करते हैं। भाग 1, द हिस्टोरिकल बेसलाइन, मिथ वर्सेस विल्डरनेस। इस मॉडर्न साइंटिफिक रेवोल्यूशन को हकीकत में समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना जरूरी है। उन सदियों पुराने विफल अभियानों और कॉलोनियल मिथ्स के बारे में जानना जरूरी है जिन्होंने शुरू में अमेज़न की इमेज बनाई। सदियों तक फिजिकल एक्सपेडिशंस नाकामयाब ही रही हैं। सोचिए, 1542 में ओरेलाना ने बड़ी बस्तियों की रिपोर्ट दी और 1925 में पर्सी फॉसेट सिटी ऑफ जी ढूंढते ढूंढते जंगल में गायब हो गए। सफलता कितनी दूर थी। लेकिन फिर आती है 21वीं सेंचुरी की टेक्नोलॉजी और अचानक से 2022 और 2024 में लगातार नई सभ्यताओं की खोज होने लगती है। ये गैप सच में हैरान करने वाला है। वैसे बड़ी गलतफहमियां अक्सर इतिहास का हिस्सा बन जाती हैं, जैसे एल्डोराडो। हम सबने सुना है कि ये एक सोने का शहर था, राइट? लेकिन वास्तव में ये कोई शहर था ही नहीं। ये एंडेस पहाड़ों की मुइश्का जनजाति के एक शासक का सीक्रेट रिचुअल था, जिसमें वो सोने की धूल लगाकर लेक ग्वाताविता में नहाने जाता था। 1969 की एक डिस्कवरी ने इस अजीब सच को पक्का किया। इन्हीं कॉलोनियल मिथ्स की वजह से दशकों तक एकेडेमिया में यही माना जाता रहा कि अमेज़न बिल्कुल इनफर्टाइल और इनहॉस्पिटेबल है। सब यही सोचते थे कि यहाँ की मिट्टी में पोषक तत्वों की बहुत कमी है, तो बड़े पैमाने पर फार्मिंग तो नामुमकिन है और इसीलिए यहाँ सिर्फ छोटे हंटर गैदरर कबीले ही रहते होंगे। भाग 2, लाइडार एंड द बिल्ट एनवायरनमेंट, डिस्कवरिंग द कैसरा बे एंड उपानो। अब उन मिथ से आगे बढ़ते हैं और उस टेक्नोलॉजिकल ब्रेकथ्रू की बात करते हैं जिसने आर्कियोलॉजिस्ट को जंगल की घनी कैनोपी के आर पार देखने की जादुई ताकत दे। लाइडार यानी लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ये बेसिकली एक रिमोट सेंसिंग मेथड है जिसका तरीका बेहद दिलचस्प है। इसमें हवाई जहाज से लेजर पल्सेस को जमीन पर भेजा जाता है। जब लाइट जमीन से टकराकर वापस सेंसर तक आती है तो स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस ओवर टाइम के बेसिक फॉर्मूला से सटीक दूरी निकाली जाती है। आर्कियोलॉजिस्ट के लिए ये बिल्कुल एक्सरे विजन जैसा है, जिससे जमीन के अंदर छुपी आकृतियां बिल्कुल साफ दिख जाती हैं। इसी एक्सरे विजन का नतीजा था 2022 में बोलिविया में कसारा बे कल्चर की खोज। 500 से 1400 एडी के बीच पनपी इस सभ्यता ने पुरानी सभी थ्योरीज को गलत साबित कर दिया। यहाँ 147 और 315 हेक्टेयर जितने विशाल साइट्स मिले, जिसमें पिरामिड्स, प्लेटफॉर्म माउंट्स और नहरों के साथ साथ स्ट्रेट कॉजवेज का पूरा एक नेटवर्क था। जंगल में अर्बनिज्म का एक बेहतरीन उदाहरण। और अब ये नंबर देखिए, 6000। 2024 में इक्वेडोर की उपानो वैली में ठीक 6000 मानव निर्मित आयताकार मिट्टी के प्लेटफॉर्म्स मिले हैं। ये कोई छोटा कबीला नहीं था, ये दरअसल एक छुपा हुआ महानगर था जहां अंदाजन 30,000 तक लोग एक साथ रहते थे। लेकिन सच में जो बात दिमाग घुमा देती है वो ये आंकड़े हैं। 2023 में विनीशियस पेरिपाटो की स्टडी ने लगभग 5,315 स्क्वायर किलोमीटर का स्कैन किया, जो पूरे अमेज़न बेसिन का सिर्फ 0.08% है। फिर भी उन्हें क्लोज्ड कैनोपी के नीचे 24 नई जगह मिली। अगर इस एस्टिमेट को आगे बढ़ाएं तो हो सकता है कि आज भी 10,000 से 23,000 ऐसी लार्ज स्केल जगहें जंगल में चुपचाप दबी हुई हैं। भाग 3, डेटिंग द डिस्कवरीज, द मैकेनिक्स ऑफ रेडियोकार्बन। लाइडार से हमें ये तो पता चल गया कि चीजें कहाँ हैं, लेकिन कब का ठीक ठीक जवाब चाहिए तो रेडियोमेट्रिक डेटिंग की केमिस्ट्री को समझना पड़ेगा। तो ये प्रोसेस काम कैसे करता है? एकदम सिंपल है। जीवित प्राणी डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से कार्बन 14 एब्जॉर्ब करते हैं। मौत के तुरंत बाद ये एब्जॉर्प्शन रुक जाता है। फिर वो रेडियोएक्टिव कार्बन 14 नेचुरल तरीके से धीरे धीरे डीके होने लगता है। ऑक्सफोर्ड रेडियो कार्बन एक्सेलरेटर यूनिट जैसे इंस्टीट्यूट्स इस बचे हुए परसेंटेज को नापते हैं और इन प्राचीन सभ्यताओं की एज कैलकुलेट कर लेते हैं। और ये डीके किस एग्जैक्ट रेट से होता है? 5500 साल। ये कार्बन 14 की हाफ लाइफ है।
और इसी बायोलॉजिकल क्लॉक के जरिए ही रिसर्चर्स ने कॉन्फिडेंटली पता लगाया कि उपानो वैली के सेटलमेंट्स तो 500 BCE यानी ईसा पूर्व तक पुराने हैं। भाग 4 एंथ्रोपोजेनिक इकोलॉजी इंजीनियरिंग द सॉइल। यहाँ एनवायरमेंटल साइंस का एक बहुत डीप और ज़रूरी सवाल पैदा होता है। एक ऐसे इकोसिस्टम में जहाँ मिट्टी पुअर मानी जाती है, वहाँ आखिर इतनी बड़ी आबादी ने सदियों तक अपना पालन पोषण कैसे किया होगा? जवाब कमाल का है। उन्होंने मिट्टी को खुद इंजीनियर किया। प्राचीन अमेज़न वासियों ने जानबूझकर टेरा प्रेटा यानी अमेज़ोनियन डार्क अर्थ बनाई। मॉडर्न कुइकुरु जनजाति आज भी यही करती है। खाने के बचे हुए फूड स्क्रैप्स और वेस्ट को इकट्ठा करना, उस पे कोयले और राख की परत डालना और एक लॉन्ग लास्टिंग फर्टाइल कंपोस्ट तैयार करना। इस मैनिपुलेशन का असर कितना बड़ा था? स्टैटिस्टिक्स क्लियरली बताते हैं कि आर्कियोलॉजिकल साइट्स के आसपास 53 डोमेस्टिकेटेड पेड़ों की प्रजातियां हाइपर डोमिनेंट है। इसका मतलब साफ है कि उन प्राचीन लोगों ने जंगल को वैसे ही अपने हाल पर नहीं छोड़ दिया था, बल्कि एक्टिव रूप से एक गार्डन इकोसिस्टम डिजाइन किया था। लेकिन दुख की बात यह है कि आज ये इकोलॉजिकल इंजीनियरिंग खतरे में है। टेरा प्रेटा ने अनजाने में ही जमीन के अंदर भारी मात्रा में कार्बन स्टोर कर लिया था। आज पूरा अमेज़न लगभग 150 से 200 बिलियन मेट्रिक टन कार्बन होल्ड करता है। पर तेजी से होती डिफॉरेस्टेशन और 2024 जैसे भयानक वाइल्ड फायर्स ने इस कार्बन सिंक को सिवियर नुकसान पहुंचाया है। सोचिए, आग की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड का एमिशन एवरेज से 4 गुना ज्यादा था। ये ग्लोबली कंसर्न की बात है। भाग 5 EDNA एंड हिडन बायोडाइवर्सिटी इनविजिबल जेनेटिक्स। अब आर्कियोलॉजी और हिस्ट्री से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और मॉडर्न बायोलॉजी की तरफ आते हैं। देखते हैं कि इस विशाल क्षेत्र के छुपे हुए जानवरों और प्लांट्स की नई पहचान कैसे हो रही है। 172 ये कोई आम नंबर नहीं है। ये नंबर हमें रियलाइज करवाता है कि धरती पर अभी भी कितनी डिस्कवरीज बाकी हैं। ये उन नए प्लांट और फंगस स्पीशीज की गिनती है जिन्हें पूरी दुनिया में सिर्फ साल 2024 के दौरान डिस्कवर किया गया। पर बिना फिजिकल कांटेक्ट के नए जीवों का पता कैसे लग रहा है? इसका जवाब है EDNA यानी एनवायरमेंटल DNA। नदियां पानी के साथ साथ एनवायरमेंट का जेनेटिक मटेरियल भी बहा लाती हैं। साइंटिस्ट नदी के पानी को फिल्टर करके ये जेनेटिक ट्रेसेस निकालते हैं, फिर एडवांस DNA सीक्वेंसिंग करके उस जानवर को देखे बिना ही सटीक पता लगाया जा सकता है कि नदी में आगे कौन कौन निवास करता है। एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण इकोलॉजिस्ट केटलिन रोमोजर के 2026 के केस का है, जहां उन्होंने सेंट्रल अमेज़न रिवर के पानी को फिल्टर करके इलूसिव अमेज़ोनियन मैनेटी को सक्सेसफुली मैप किया। और सबसे खास बात, वो बिना किसी फ्रीजर के एक स्पेशल पोर्टेबल प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल करने में कामयाब रहीं। मर्की वाटर्स में कंजर्वेशन के लिए ये एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। भाग 6 अ न्यू पैराडाइम रीडिफाइनिंग द रेन फॉरेस्ट। तो इन सभी आर्कियोलॉजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रूफ्स को एक साथ सिंथेसाइज करने पर अमेज़न के बारे में हमारे सामने क्या तस्वीर आती है? हम एक नए अमेज़न को देख रहे हैं। एक तरफ हमारा पुराना नजरिया था कि ये एक अनटच्ड बैंजर जंगल है जहां इंसान प्रैक्टिकली ना के बराबर थे, और दूसरी तरफ सामने आता है नया पैराडाइम कि ये तो एक डीपली हिस्टोरिकल एंथ्रोपोजेनिक लैंडस्केप है जिसे इंसानों ने फार्मिंग और रहने के लिए सदियों से इंजीनियर किया था। प्रिस्टीन वर्सेस ह्यूमन की डिबेट से बहुत आगे की बात। चलिए इस एक्सप्लेनर को एक प्रोवोक करने वाले सवाल पर खत्म करते हैं। अगर पूरे अमेज़न बेसिन का सिर्फ 0.08% हिस्सा स्कैन करने पर ही हमें एक पूरा का पूरा छुपा हुआ महानगर मिल गया, तो सोचिए बाकी बचे 99.92% में और क्या क्या मिलने का इंतजार कर रहा है। जैसे जैसे लाइडार और EDNA और पावरफुल होंगे, हमें और क्या पता चलेगा। इस फैसिनेटिंग साइंस और हिस्ट्री के सफर में साथ बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया।